हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस विद प्रेम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एक नए क्लास से। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम जीएस विद प्रेम के यूट्यूब चैनल पर आपको जीएस जीके की जो है एनसीईआरटी वाईसीटी एनसीईआरटी की जो रिवीजन सीरीज वो कराई जा रही है। और हमने हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप हमारे आधुनिक इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, पॉलिटी, हिस्ट्री सभी के जो वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। जियोलॉजी जीव विज्ञान की भी जो है वीडियो हमारे अपलोडेड है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम नए विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शुरुआत करेंगे और इसकी केवल एक ही वीडियो में इसको हम ख़त्म करेंगे आज। और तो आप लोग फटाफट हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास अगर अच्छी लग रही है तो लोगों को शेयर भी करें। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज की क्लास को। और आज का क्लास है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जो कि बहुत अहम सेगमेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। यहाँ से एक आज के दौर में सबसे ज़्यादा सवाल यहीं से बनते हैं, तो आप इसे ज़रूर यहाँ पर ध्यान से पढ़ें और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में सवाल जरूर बनेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कक्षा को। तो सबसे पहले हम देखेंगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। जी हाँ, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विभिन्न केंद्र अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में कई केंद्र हैं इसके। तो हम देख लेते हैं कि विभिन्न केंद्र इसमें स्थापित हैं। तो सबसे पहले देखेंगे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जो कि तिरुवनंतपुरम रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र ऐसे कहा जाता है। दूसरा देखेंगे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि श्रीहरिकोटा उपग्रह प्रमोचन स्टेशन कहा गया है। इसके बाद इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु भू प्रेक्षण उपग्रह है ये। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र जो है अहमदाबाद में है। प्रधान नियंत्रण सुविधा हासन कर्नाटक भोपाल में है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि प्रमुख विभिन्न केंद्र हैं जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जी हाँ, जिसे इसरो कहा जाता है, जो भारत का अंतरिक्ष स्टेशन है, मतलब अंतरिक्ष संगठन है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो कहा जाता है। इसके गठन की बात करेंगे तो 15 अगस्त 1969 को, जी हाँ, 15 अगस्त 1969 को इसका गठन हुआ था। मुख्यालय की बात करेंगे तो इसका बेंगलुरु है। और यहाँ पर हम मुख्यालय की बात करेंगे तो बेंगलुरु है। और उसके अध्यक्ष की बात की जाए तो इस समय बी नारायण जी इसके अध्यक्ष हैं। आप लोग इसे याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि इसरो का गठन कब किया गया था, 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय इसका बेंगलुरु, इसके अध्यक्ष जो है बी नारायण है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब आइए इसकी कुछ प्रमुख मिशनों की बात करेंगे। जी हाँ, प्रमुख मिशन के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर चंद्रयान फर्स्ट, जो कि 22 अक्टूबर 2008 को भारत का पहला पीएसएलवी द्वारा लॉन्च किया गया था। फिर दूसरा देखेंगे चंद्रयान 2, जो कि 2019 में जीएसएलवी मार्क 3 के द्वारा लॉन्च किया गया था। मंगल मिशन जो है वर्ष 2013 में पीएसएलवी के द्वारा लॉन्च किया गया था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2023 में हमारा चंद्रयान 3 मिशन जो है ये भी लॉन्च किया गया था 14 जुलाई को। जैसा कि आप लोग जानते हैं 14 जुलाई 2023 को, और 23 अगस्त को यहाँ लैंड हुआ था। और ये जो है LBM-3 M4 रॉकेट से लॉन्च हुआ था। जी हाँ, इसे आप लोग याद रखेंगे। LBM-3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था इसे। और जहाँ पे यह लैंड हुआ था उसे हमें तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो इसे आप लोग याद रखेंगे चंद्रयान 3। और आदित्य L1 मिशन भी है, जो हमारा सितंबर में लॉन्च किया गया था 2023 में ही। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और निसार उपग्रह भी लॉन्च किया गया है। और भविष्य के मिशन की बात करेंगे तो स्पेडेक्स भी है, ये भी भविष्य का मिशन इसका भारत का है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि चंद्रयान मिशन के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। आदित्य L1 भी लॉन्च किया गया है 2 सितंबर को, आप लोग जैसा आप लोग जानते हैं। निसार मिशन भी जो है साथ इसरो नासा का जो है सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार जो था ये लॉन्च किया गया था। इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे कि उपयोग किए जाने वाले कुछ प्रक्षेपण यान हैं। जी हाँ, जो प्रक्षेपण यान जिससे लॉन्च किया जाता है उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे SLV, जिसे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहा जाता है। कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ASLV की बात करेंगे तो ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV की बात करेंगे तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV की बात करेंगे तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे सर्वाधिक शक्तिशाली रॉकेट जो हमारा GSLV है, तो इसे भी याद करेंगे। अब की बात जो रॉकेट चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है LBM-3 से लॉन्च किया गया है। LBM-3 M4 से लॉन्च किया गया है, जो कि उसे बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे यहाँ तो GSLV की बात करेंगे तो GSLV जो है सर्वाधिक शक्तिशाली रॉकेट कहा जाता है। इसमें 3 मॉडल हैं। एक GSLV Mark 1 है, एक GSLV Mark 2 है और एक GSLV Mark 3 है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, जिसे फैट बॉय या नॉटी बॉय के नाम से जानते हैं। वही PSLV की बात करेंगे तो इसका पहला प्रक्षेपण 1994 में किया गया था। इसके 2 अंतरिक्ष यान 2008 में चंद्रयान 1 और 2013 में मार्स ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान जो है PSLV से ही लॉन्च किया गया। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया।
अब हम लोग उपग्रह के बारे में देखेंगे। जी हाँ, उपग्रह की बात करेंगे तो विश्व का प्रथम कृत्रिम उपग्रह जो था स्पुतनिक फर्स्ट रूस के द्वारा 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च किया गया। प्रकार और परिक्रमा पथ के मापदंड के अनुसार भारत का प्रथम उपग्रह की बात करेंगे तो आर्यभट्ट प्रथम था, जो कि 19 अप्रैल 1975 को कॉस्मॉस 3M प्रक्षेपण यान के द्वारा लॉन्च किया गया था। वही स्पुतनिक सेकंड जो है रूस का दूसरा उपग्रह, इसमें लाइका नामक पुतिया को भेजा गया था। जी हाँ, अंतरिक्ष में जो है अगर बात की जाए तो सबसे पहले कौन भेजा गया था, जहाँ तो लाइका नामक पुतिया जो है स्पुतनिक सेकंड से भेजा गया था, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। वहीं हम देखेंगे प्रकार और परिक्रमा पथ के मापदंड के अनुसार देखा जाए तो निम्न भूकक्षीय उपग्रह जो है सामान्य अंडाकार का होता है, इनका 200-600 किलोमीटर की सीमा में कार्यरत होते हैं। वही दूसरा देखेंगे तो सौर तुल्यकालिक कक्षीय उपग्रह होते हैं। इस प्रकार के उपग्रह निकट वृत्तीय ध्रुव कक्षा में 500 से 1000 किलोमीटर के बीच कार्यरत होते हैं। वही भू तुल्यकालिक उपग्रह की बात करेंगे तो ये उपग्रह एक वृत्ताकार विषुवतीय कक्षा में 36,000 किलोमीटर की निश्चित ऊंचाई तथा पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे इंसेट श्रेणी के सभी उपग्रह इसी वर्ग में आते हैं। दीर्घवृत्तीय कक्षा की बात करेंगे तो भू पर लगभग 1000 किलोमीटर व भू पर 35,786 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर कार्यरत हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम यहाँ बात करेंगे विभिन्न देशों के अंतरिक्ष एजेंसियों की। तो यूएसए जो कि नासा का, यूरोपीय स्पेस एजेंसी, रूस की बात करेंगे तो रॉसकॉस्मॉस, भारत का जो है इसरो है, जापान का जो है जाक्सा, इसे भी आप लोग याद रखेंगे, कई बार हमारे एग्जाम में पूछ लिया गया है। अब यहाँ पर हम भूस्थैतिक उपग्रह प्रणाली की बात करेंगे तो यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे इनसेट इंडियन नेशनल सैटेलाइट के बारे में, जो कि इनसेट घरेलू दूरसंचार, मौसम विज्ञान और दूरदर्शन प्रसारण की क्षमता से युक्त एक बहुदेशीय उपग्रह प्रणाली है। जियो पोजिशनिंग सिस्टम जियो पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस तकनीक इनसेट तंत्र के माध्यम से संभव हो पाया है। यह प्रणाली का पहला उपग्रह इनसेट फर्स्ट ए 10 अप्रैल 1982 को प्रक्षेपित किया गया। कल्पना प्रथम भारत का पहला मौसम उपग्रह 2007 में लॉन्च किया गया था, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। गगन की बात करेंगे, गगन विकसित करता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा। प्रणाली की शुरुआत जो है 13 जुलाई 2015 को हुआ था। पूरा नाम की बात करेंगे तो जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन है। कार्य की बात करेंगे तो विमानों से उड़ान भरते समय उन्हें आधुनिक तरीके से सटीक जानकारी प्रदान करना, जैसे मौसम, अक्षांश की जानकारी, हवा में स्थिति जानकारी, ऊंचाई आदि ज्ञात करना, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे विभिन्न देशों की प्रमुख जीपीएस प्रणालियाँ, उनको हम देखेंगे यहाँ पर। तो यूएसए का जो है जीपीएस कहलाता है, रूस का जो है ग्लोनास कहलाता है, यूरोप का गैलीलियो कहलाता है, तब भारत का जो है नाविक कहलाता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। ये नाविक वाला सवाल पूछा भी गया था किसी एग्जाम में, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO की बात करेंगे। जी हाँ, जो कि भारत का एक हथियार निर्माण कंपनी है। तो इसे आप देखेंगे तो इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1 जनवरी 1958 को हुआ था, और इसके मुख्यालय की बात करेंगे तो नई दिल्ली में है। और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं, इसकी बात की जाए तो समीर वी कामत है, इसे आप लोग याद रखेंगे। वर्तमान इसके अध्यक्ष जो हैं समीर वी कामत हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। जी हाँ, DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को, मुख्यालय नई दिल्ली में, और इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करेंगे तो समीर वी कामत हैं। और आदर्श वाक्य की बात की जाए तो बलस्यम मूलम विज्ञान इसका आदर्श वाक्य है। उद्देश्य की बात किया जाए तो आधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों को विकसित करना, और वर्तमान अध्यक्ष इसके समीर वी कामत है, इसे आप लोग याद रखेंगे। और प्रथम अध्यक्ष जो इसके थे ये डॉक्टर DB कोठारी थे। जी हाँ, डॉक्टर DB कोठारी थे, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया प्रथम अध्यक्ष कौन थे, DB कोठारी, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे समन्वित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP। तो प्रारंभकर्ता की बात करेंगे तो डॉक्टर PJ अब्दुल कलाम के द्वारा यह चालू किया गया था। प्रारंभ की तिथि 26 जुलाई 1983 में, समापन तिथि जो 8 जनवरी 2008 में। पृथ्वी मिसाइल जो है विकसित मिसाइल, इसके तहत जो मिसाइल विकसित की गई, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग, तो ये प्रमुख 5 मिसाइलें थी, जो कि हमारे समन्वित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो है विकसित की गई, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पर हम IGMDP के तहत विकसित मिसाइलों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पृथ्वी की बात करेंगे। कम दूरी से सतह पर मार करने वाली यह बैलिस्टिक मिसाइल है। जी हाँ, पृथ्वी जो है ये सरफेस टू सरफेस पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल थी कम दूरी की, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। वही अग्नि की बात करेंगे तो मध्यम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। जी हाँ, अग्नि मिसाइल भी हमारी ये सरफेस टू सरफेस है, मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, इसे आप लोग याद रखेंगे। त्रिशूल की बात करेंगे, वहीं त्रिशूल कम दूरी की सतह से हवा में, जी हाँ, सरफेस टू एयर वाली मिसाइल है, कम दूरी की है त्रिशूल, इसे आप लोग याद रखेंगे।
आकाश की बात करेंगे तो मध्यम दूरी की सतह से हवा में, यह भी सरफेस टू एयर है और मध्यम दूरी की है, इसे आप लोग याद रखेंगे। वहीं नाग की बात करेंगे तो तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। जी हाँ, ये टैंक है एक जो कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है नाग, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अब हम देखेंगे पृथ्वी मिसाइलों की मारक क्षमता की बात करेंगे। जी हाँ, तो पृथ्वी 1 की जो है 150 किलोमीटर, पृथ्वी 2 की 250 किलोमीटर और पृथ्वी 3 की जो है 350 किलोमीटर। इसका पैमाना बदल चुका है, पैमाना सब ये आपका पुराना डाटा है, तो इसे आप लोग थोड़ा इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब नए डाटा के अनुसार इन सबके पैमाने बदल चुके हैं और सबकी दूरियाँ भी बढ़ चुकी है। अभी हाल ही में अग्नि 3 जो लॉन्च किया गया जानते हो कि उसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर। तो इस तरह के अब जो है मारक क्षमता वाली मिसाइलें विकसित की जा रही है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। जैसे अब यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ अग्नि मिसाइलों की मारक क्षमता की बात करेंगे। ये हमारी पृथ्वी मिसाइल की जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये पृथ्वी मिसाइल की जो मारक क्षमता थी, पृथ्वी 1 की 150, पृथ्वी 2 की 250 और पृथ्वी 3 की जो है 350 किलोमीटर तक की मारक क्षमता थी। और यहाँ हम नीचे अग्नि मिसाइलों के बारे में जिसकी हम चर्चा कर रहे थे भी, उनके बारे में देखेंगे कि अग्नि मिसाइलों की मारक क्षमता। तो अग्नि प्रथम का 1200 किलोमीटर तक, अग्नि द्वितीय जो है 200 किलोमीटर तक और अग्नि 3 जो है 350 किलोमीटर तक और अग्नि 4 जो है 400 किलोमीटर तक। अग्नि 5 की बात करेंगे तो 5000 से 8000 किलोमीटर तक मारक क्षमता इसकी है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। वहीं नाग की बात करेंगे तो नाग जो है टैंक रोधी मिसाइल है, दागो भूल जाओ के सिद्धांत पर कार्य करती है। मारक क्षमता की बात करेंगे तो 3 से 7 किलोमीटर, इसे आप लोग याद रखो। तो फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर नाग मिसाइल कार्य करता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। ब्रह्मोस मिसाइल की बात करेंगे तो भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है। नामकरण भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कवा नदी के नाम पर। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। मारक क्षमता की बात करेंगे तो 290 किलोमीटर है। जी हाँ, 290 किलोमीटर मारक क्षमता ब्रह्मोस मिसाइल की है। भारत और रूस की जो है संयुक्त उपक्रम है ये। और अभी लखनऊ में हमारे ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन का एक उपकरण लगाया गया है। और हाल ही में भी आप लोग इसे जानते होंगे कि फिलीपींस को इसका एक खेप भी क्या नाम है दिया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल का जो है निर्यात किसे किया गया है, फिलीपींस को किया गया है, इंडोनेशिया को भी शायद किया गया है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तेजस की बात करेंगे तो तेजस स्वदेशी रूप से विकसित चौथी पीढ़ी का हल्का लड़ाकू विमान है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चौथी पीढ़ी का हल्का लड़ाकू विमान है कौन, तेजस, इसे आप लोग याद रखेंगे। प्रचंड की बात करेंगे तो हेलीकॉप्टर है, स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, DRDO के द्वारा ये विकसित किया गया है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। वहीं पिनाक की बात करेंगे तो यह एक लॉन्चर है, रॉकेट लॉन्चर है, जो कि मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर इसे कहा जाता है। पिनाक जो भगवान शिव के जो धनुष थी पिनाक, उसके नाम पर रखा गया है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। वहीं बराक 8 मिसाइल की बात करेंगे तो भारत और इजराइल के द्वारा विकसित किया गया है। लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता की बात करेंगे तो 100 किलोमीटर, इसे आप लोग याद रखेंगे, बराक 8 मिसाइल। वही अब हम देखेंगे प्रोजेक्ट 75 के तहत विकसित पनडुब्बियों की बात करेंगे स्कॉर्पियन श्रेणी में। तो सबसे पहले INS कलवरी, INS खांडेरी, INS करंज, INS बेला, INS बागीर, INS बक्सीर। तो ये 6 पनडुब्बियाँ जो हैं प्रोजेक्ट 75 के तहत विकसित पनडुब्बियाँ जो स्कॉर्पियन श्रेणी के हैं। तो यहाँ पर इससे भी हमारे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, तो इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। INS कलवरी, INS खांडेरी, INS करंज, INS बेला, INS बागीर, INS बक्सीर, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम ये देखेंगे INS विक्रांत के बारे में देखेंगे। तो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत जो है विक्रांत था, INS विक्रांत, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। INS अरिहंत की बात करेंगे तो भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी, जी हाँ, भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी की बात की जाए तो हमारी INS अरिहंत है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे हेलिना, जी हाँ, जो कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे हेलिना नाम से, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो इस तरह आज के जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो सेगमेंट था हमने ख़त्म कर लिया। आज की क्लास में पूरा हमने इसको कवर कर लिया है। और बाकी इसके करंट के भी सवाल सबसे ज़्यादा आते रहते हैं, तो लोग आप उसको हम अलग से पढ़ा देंगे कभी किसी दिन एक दूसरे वीडियो में। तो जो जितने भी स्टैटिक जीके के जो पोर्शन बन सकते हैं यहाँ पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, उसको हमने यहाँ डिस्कस कर दिया। तो आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताइए। अगले वीडियो में हम नए सब्जेक्ट के साथ पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र को लेकर आएंगे। और तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो से बने रहिए। क्लास अगर अच्छी लग रही है तो लोगों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर जोड़ें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।